हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी थर्ड क्लास, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैग्नेट जो है वो किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं और किसी भी अगर करंट चल रहा है किसी कंडक्टर के अंदर से तो वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कैसा फील्ड होगा, उसकी लाइन्स कैसी होंगी, उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, उस चीज़ के बारे में हमारा जो है चैप्टर यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास के क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन 80 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारे पास 81 क्वेश्चन। ये कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर एक फोर्स नहीं लगाएगा। अभी अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैं क्या करूं, एक मैग्नेट को रखूं, यानी कि एक मैग्नेट रख दी, तो इसके अंदर क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी होगी। यहाँ पे भी नॉर्थ टू साउथ होंगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसको रखा है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, यानी कि हम कह सकते हैं हेयर द फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो फोर्स होगी वो जीरो के बराबर नहीं होगी। ठीक है, मूविंग मैग्नेट, मैग्नेट अगर मूव कर रही है तो भी फोर्स लगेगी। मूविंग चार्ज, चार्ज अगर मूव कर रहा है, देखो चार्ज जब मूव करेगा तो अपने पास क्या बनेगा, करंट बनेगा। और जब भी चार्ज मूव करता है तो उसके पास दो फील्ड होते हैं, दैट इज वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अनदर वन इज मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि विच इज बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फोर्स फोर्स लगेगी उसके ऊपर भी, मूविंग चार्ज के ऊपर भी लगेगी। फिर स्टेशनरी मैग्नेट, अगर मैग्नेट हमने प्लेस कर रखे स्टेशनरी है बट उसके ऊपर भी फोर्स यहाँ पे लगेगी। लास्ट ऑप्शन है स्टेशनरी चार्ज, चार्ज अगर स्टेशनरी है, अगर चार्ज स्टेशनरी है तो याद रखना उसके पास कौन सा फील्ड होगा, ओनली ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, और मूविंग चार्ज के पास होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड इन, मैग्नेटिक फील्ड को हम किस में मेजर करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे सिंपल पूछता कि व्हाट इज द एसआई यूनिट, क्योंकि एसआई यूनिट बेसिकली क्या होती है, मेजरमेंट के लिए यूनिट यूज करते हैं हम, है ना। वो क्या है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, बी, मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय बी, दैट इज टेस्ला। क्या है, टेस्ला, और इसको हम डिनोट करते हैं टी से। अब टेस्ला जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ड्राइव्ड यूनिट की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ से बात करते हैं तो एक करंट कैरिंग मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी फोर्स लगती है, दैट इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। आप सभी को याद होगा ये फोर्स लगती है किसके ऊपर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी। देखिए साइन थीटा कोई एक नंबर देगा, यानी कि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। यहाँ से बी की अगर यहाँ से हमें यूनिट निकालनी तो क्या करें हम, एफ डिवाइडेड बाय आई, एंड यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल। ठीक है, क्या आ जाएगा, एल। यहाँ से देखो फोर्स के लिए न्यूटन, अगर यहाँ से बात करेंगे करंट के लिए कितनी होगी, एम्पियर, और लेंथ के लिए क्या होगी, मीटर, दैट इज न्यूटन, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर एम्पियर, ये अपना जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइन विद द ज्योग्राफिकल एक्सिस एट एन एंगल ऑफ। ये हमने कल भी बात करी थी कि जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है एंड द मैग्नेटिक एक्सिस जो है अर्थ की, वो कितने डिग्री पे अलाइन है एक दूसरे के, दैट इज एन 15 डिग्री अलाइनमेंट। ठीक है, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, यहाँ पे 15 डिग्री का है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। अगर मैग्नेटिक फील्ड देखें किसके अराउंड, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, यानी कि ये अपने पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है आई, हमें पता है कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर है उसका जो मैग्नेटिक पैटर्न्स जैसे बनते हैं, जो मैग्नेटिक लाइंस के लिए वो कैसे बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। अब ये पूछ रहा है जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस अराउंड ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो टोटली डिपेंड करेगा इसके अंदर कितना करंट जा रहा है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, उसकी विद्युत धारा उसके अंदर से कितनी बह रही है, दैट इज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में मध्यम उंगली किसकी दिशा इंगित करती है। इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मिडल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये हम मान लेते हैं अपना थंब, और ये है फर्स्ट फिंगर, और ये है अपनी मिडल फिंगर। ठीक है, समझाने के लिए ये अपना हाथ है मान लेते हैं, ये क्या है, थंब, ये है फर्स्ट फिंगर, और ये है अपनी कौन सी, मिडल फिंगर। अब ये बात कर रहा है कि मिडल फिंगर जो है वो किसकी डायरेक्शन देती है। देखो मिडल फिंगर की अगर यहाँ पे बात करते हैं, थंब किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स की, हमें सभी को पता है। ऐसे याद रखते हैं ना इसको, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, फादर फोर मतलब कि फोर्स, जो फर्स्ट फिंगर है ये देगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, और ये जो मिडल फिंगर है ये किसकी देगी, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो इसने किसके पूछे है अपने,
अपने से मिडल फिंगर के लिए। मिडल फिंगर किसकी डायरेक्शन देगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहा है तो वो करंट की डायरेक्शन देगी। ठीक है, करंट में भी कौन सा, फ्लोइंग करंट। यहाँ पे सी के साथ नहीं जाएंगे हम, डी के साथ जाएंगे। ठीक है, ये करंट फ्लोइंग होना चाहिए। एक इंड्यूस्ड करंट होता है, एक अपने पास क्या होता है, फ्लोइंग करंट, जो कि कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, तो ये किसकी डायरेक्शन देता है, उसकी डायरेक्शन देता है। ये फोर्स की देगा, और जो फर्स्ट फिंगर है ये किसकी देगी अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर। द नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी फाउंड इजिली बाय यूजिंग। नॉर्थ साउथ पोलैरिटी अगर हमें निकालनी है, कल हमने एक रूल पढ़ा था यहाँ पे, वो रूल क्या था कि अगर मेरे पास बन रहा है इस तरीके से, नॉर्थ ऐसे था, नॉर्थ डायरेक्शन के लिए ये थी इस तरीके से, और साउथ के लिए क्या था, इस तरीके से। ठीक है, इसको हमने क्या बोला था, क्लॉक रूल बोला था। अगर अपना जा रहा है एंटी क्लॉक, यानी कि करंट कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉक वाइज, तो हम क्या कहेंगे, वहां पे कैसी पोलैरिटी बन रही है अपनी, नॉर्थ। और अगर जा रहा है करंट कैसा, क्लॉक वाइज, करंट कैसे जा रहा है, क्लॉक वाइज, इसमें कैसे है, एंटी क्लॉक। ठीक है, क्लॉक वाइज होगा तो हमारे पास जो पोलैरिटी आएगी वो कैसी आएगी, साउथ। कैसे आएगी, साउथ। ये सिंबल इसे याद रख सकते। अब ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड थंब रूल नहीं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं। यहाँ पे क्या चूज करेंगे हम, नन ऑफ दिस, बिकॉज द रूल, इसका नाम क्या है, क्लॉक रूल। ठीक है, क्लॉक रूल बोलेंगे इसको। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अंदर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी गिवन बाय। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की कौन देगा यहाँ पे, अगर बात करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की। ठीक है, वो लेफ्ट हैंड था जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। राइट हैंड में भी इसी तरीके से हम क्या करते हैं, तीनों को परपेंडिकुलरली अरेंज करते हैं। जो अब यहाँ पे देखो, ये फोर्स की डायरेक्शन दे रहा था उसमें, यहाँ पे ये देगा मोशन ऑफ कंडक्टर की। किसकी देगा, मोशन ऑफ कंडक्टर की। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी मोशन उसी डायरेक्शन में होगा। फिर ये जो फर्स्ट फिंगर है वहां पे दे रही थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ पे भी किसकी देगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फिर है अपने पास ये मिडिल फिंगर, वहां पे दे रही थी फ्लोइंग करंट की डायरेक्शन, यहाँ पे देगी इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। याद रखोगे, इसने क्या पूछा है, इंड्यूस्ड करंट की, तो कौन सी देगी अपने पास है, मिडिल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। A strong bar magnet is placed vertically above the horizontal wooden cardboard. The magnetic lines of forces will be। देखो ये कह रहा है कि हमारे पास एक इस तरीके से कार्डबोर्ड था, एक बोर्ड था, उसके ऊपर हमने मैग्नेट को इस तरीके से रख दिया, वर्टिकली रख दिया। कैसे रखा है, वर्टिकली, यानी कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। अब हमें पता है कि आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है वो कैसी होती है, इस तरीके से, यानी कि नॉर्थ से जनरेट होंगी, साउथ से आएंगी। फिर अंदर वाली साइड देखेंगे तो साउथ टू नॉर्थ होंगी। ठीक है, हम बाहर की बात करें तो ये कैसी होंगी, इस तरीके से। अंदर की बात करेंगे तो उल्टी हो जाएंगी। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ओनली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन अराउंड द मैग्नेट। हॉरिजॉन्टल प्लेन ये होता है, आप लोगों को पता है, और वर्टिकल प्लेन ये जो है ये वाला होता है। क्या ये हॉरिजॉन्टल में दिखाई दे रही है, नहीं, ओनली इन द वर्टिकल प्लेन अराउंड द मैग्नेट। वर्टिकल प्लेन में ही है, सारी की सारी कहाँ पे है, वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, तो अपना ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल ये भी नहीं होगा, और ऑल द प्लेन अराउंड द मैग्नेट इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, पैरेलल टू द मैग्नेट होंगे, और मैग्नेट हमारी किस में रखी हुई है, ये रखी हुई है वर्टिकल एक्सिस में, दैट इज वाई एक्सिस के अंदर रखी हुई है, तो यहीं पे बनेगी इसके पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए कंपास इज प्लेस्ड नियर द नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, द मैग्नेट नीडल ऑफ कंपास विड बी। क्या होगा, ये कह रहा है कि अगर एक कंपास नीडल को नियर द नॉर्थ पोल रखें, नियर द नॉर्थ पोल यानी कि इस तरीके से है, ये नॉर्थ है, यहाँ पे ये साउथ है। ठीक है, इसके पास एक कंपास नीडल को रखेंगे इस तरीके से, इसमें क्या होगा, द नीडल ऑफ द कंपास विल पॉइंट। नीडल जो है कंपास की वो किसकी तरफ पॉइंट आउट करेगी, फर्स्ट ऑप्शन है टुवर्ड्स द साउथ पोल, अवे फ्रॉम द साउथ पोल, पैरेलल टू द साउथ पोल, और एट द एंगल ऑफ एट राइट एंगल टू द साउथ पोल। देखो ये साउथ पोल के रिस्पेक्ट में बतानी है, इसलिए पहले ऑप्शन पढ़े कि किसके रिस्पेक्ट में बतानी है अपने को। अब देखो, अगर जैसे हम कंपास नीडल यूज करते हैं टू डिटेक्ट द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमें देता है किसकी, ऑलवेज नॉर्थ की। किसकी डायरेक्शन देता है, नॉर्थ की, यानी कि ये हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन में क्या करता है, अपने आप को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो नीडल है ये कहाँ पे अट्रैक्ट करेगी अपने आप को, नॉर्थ साइड में, यानी कि कहाँ पे अलाइन होगी, नॉर्थ साइड में। तो साउथ से क्या जा रही है ये, अवे, साउथ से कहाँ जा रही है, अवे। ठीक है, तो अपना ऑप्शन जो है बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन 90, द मेटेलिक नीडल ऑफ ए कंपास गेट डिफ्लेक्टेड ओनली व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर अ बार मैग्नेट बिकॉज द नीडल हैज। ये कह रहा है कि कंपास नीडल जो है वो तभी डिफ्लेक्ट कर रही है जब उसको हम कहाँ पे रख रहे हैं, एक परमानेंट मैग्नेट के पास रख रहे हैं। ठीक है, बार मैग्नेट कैसी है, परमानेंट मैग्नेट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके अंदर कैसा है, परमानेंट मैग्नेटिज्म है। कैसा है, परमानेंट मैग्नेटिज्म।
ठीक है जी, क्योंकि दोनों के पास है ऑलरेडी मैग्नेटिज्म, तो इंड्यूस वहां पे नहीं हुआ, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखो, चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण की इकाई यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हम कितनी बार पढ़ चुके, फैराडे नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे ओके, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, टेस्ला, हिंदी में ठीक है। ओके, क्या आएगा यहाँ पे, टेस्ला। टेस्ला इज द एसआई यूनिट फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो सीजीएस यूनिट क्या यहाँ पे क्या होगी, गोज। ठीक है, याद रखोगे क्या होगी, गोज। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, क्या है, वृत्ताकार लपेटों की संख्या बढ़ाने से परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, ये है सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक इंसुलेटिंग स्टैंड होता है, उसके ऊपर हम कॉपर वायर को इस तरीके से बाउंड कर देते हैं। ये कह रहा है कि जितने ये ज़्यादा लपेटे हम यहाँ पे देंगे, यानी कि एन को इंक्रीज करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से क्या रहेगा, अपना करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द हीटिंग ऑन ए मैग्नेट। अगर एक मैग्नेट को हीट किया जाता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका जो मैग्नेटिज्म है वो इंक्रीज करेगा या वो डिक्रीज करेगा, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। देखो, इफेक्ट पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, यानी कि देखो जो मैग्नेटिज्म आ रहा है बेसिकली कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं, वहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रही है, और उसकी वजह से मैग्नेटिज्म जो है, मतलब पैरा पैरो डाया, इस तरीके से हमने डिफ्रेंशिएट करा। ओके, ये कह रहा है कि मैंने मैग्नेट को क्या कर दिया, हीट कर दिया, बहुत ज़्यादा अमाउंट तक हीट कर दिया। अब हमें पता है कि हीट करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगी। काइनेटिक एनर्जी वेरी करने की वजह से उनकी जो वेलोसिटी है या वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगी, वेरी करेगी, और जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएंगी अपने पास यहाँ पे, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये कहता है कि एक क्वेश्चन ऐसा ही सेम बनता है यहाँ से कि अगर हम मैग्नेट को बीट करते हैं तो क्या उसका मैग्नेटिज्म बढ़ता है या घटता है। उस टाइम पे भी क्या करता है, मैग्नेटिज्म डिक्रीज करता है, घट जाता है। ठीक है, मैग्नेट को अगर हम किसी हाइट से नीचे फेंकते हैं तब मैग्नेटिज्म पे क्या फर्क पड़ता है, तब भी मैग्नेटिज्म क्या है, वेरी करता है, और जब ऊपर से नीचे आएगी बॉडी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर। ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन ए मिडल ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर सोलेनोइड। अगर एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो किस तरीके से होंगी, ये तो हमें पता है। इनसाइड की अगर बात करते हैं, बी इनसाइड कैसा होता है, यूनिफॉर्म, कैसा होता है, यूनिफॉर्म। और अगर आउटसाइड की बात करते हैं तो बी आउटसाइड क्या रहता है, बी आउटसाइड इज जीरो। बी आउटसाइड कितना रहेगा सोलेनोइड के, जीरो, और इनसाइड कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म। ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द मिडल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनोइड क्या होगा, सर्कल्स होंगे, स्पाइरल होंगे, या पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब, या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ, क्या होंगे यहाँ पे, इस तरीके से होगा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दैट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ ट्यूब, जो भी वो ट्यूब बना रखी है उसके क्या होगी, उस एक्सिस के पैरेलल होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक कंपास एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये जो मैग्नेटिक कंपास है किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, मैग्नेटिज्म पे, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे, इलेक्ट्रिक फ्यूज पे। इलेक्ट्रिक फ्यूज का कोई काम नहीं यहाँ पे, इसका भी कोई काम नहीं। अब रह गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी क्रिएट की जाती है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन क्रिएट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके ऊपर ये नहीं होगा, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म, क्या होगा यहाँ पे, मैग्नेटिज्म। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 96, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड द मैग्नेटिक इफेक्ट विल बी। ये तो अभी आया था क्वेश्चन, सोलेनोइड के अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ऑब्वियसली वो इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 97, द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। अगर हम सबसे बेस्ट मटेरियल की बात करते हैं तो वो यहाँ पे कौन रहेगा, दैट इज सॉफ्ट आयरन। वाई सॉफ्ट आयरन, क्योंकि सॉफ्ट आयरन के पास मतलब कि जल्दी गेन करता है, ये मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है जल्दी उसको गेन करता है, और जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देंगे तो वो उसको उतनी ही जल्दी क्या कर देगा, लॉस कर देगा। ठीक है ना, तो इसके पास क्या है, ये प्रॉपर्टी है, यानी कि जल्दी ये अपने पास कैप्चर भी कर लेता है और जल्दी उसको रिमूव भी कर देता है। क्लियर है इतनी बात, ओके जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था यूनिट फॉर मेजरिंग
मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए यहाँ पे कौन सी यूनिट हम यूज करते हैं? देखो एक फॉर्मूला, अब यहाँ पे यूनिट देख लेना पहले तो कि किसके रेफरेंस में हमें बतानी है। फाई हमें पता है ये होता है बी ए कोस थीटा, और यहाँ पे फाई को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोला जाता है यहाँ पे? मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ से एक बार इसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट आउट करोगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो यहाँ से कैलकुलेट आउट करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो क्या रहती है? वेबर। आप लोगों को पता होगा, इसकी हमें निकालनी है, और जो ए है एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक बार बताओ क्या आएगा? हाँ जी, तो यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा अपने पास? अगर हमें b की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट आउट करनी है, दैट इज b इज इक्वल टू फाई ओवर ए, और फाई के लिए हम यूज़ करते हैं वेबर, और एरिया के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे मीटर स्क्वायर। क्या बनेगी अपने पास जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की? दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द बेस्ट मटेरियल टू बी यूज्ड। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कौन सा हम बेस्ट मटेरियल यहाँ पे यूज करेंगे? तो आप लोगों को पता होगा हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सॉफ्ट आयरन, ठीक है। अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी का लिंक आ जाए मैग्नेट के साथ, तो हम वहाँ पे हमेशा हम क्या यूज करेंगे? सॉफ्ट आयरन। क्लियर? बाय इंसर्टिंग ए सॉफ्ट आयरन पीस इनटू ए सोलेनोइड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कह रहा है कि इन अंदर हम क्या लेते हैं, इसके सोलेनोइड के अंदर एक इंसुलेटिंग स्टैंड होता है। अब इस इंसुलेटिंग स्टैंड में यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? एक सॉफ्ट आयरन की कोर को इंसर्ट कर दिया। देन बताओ उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से होगा? वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या आ जाएंगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएंगी, ठीक है। ज़्यादा मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा। यानी कि एक तो उसके अंदर इंसुलेटिंग स्टैंड था, दूसरा उसके अंदर हमने क्या डाल दिया? एक कंडक्टिंग डाल दिया, जो कि सॉफ्ट आयरन है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के पास, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हम कह सकते हैं, डायरेक्टली हमने इंसर्ट कर दी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट कैसा होता है? इनसाइड, अब यहाँ पे बार बार नहीं बताएंगे, हम बताएंगे क्या कि सेम होगा वो कहाँ पे? ऑल द पॉइंट, सभी पॉइंट्स पे क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। आउटसाइड बात करेंगे तो जीरो होगा, वहाँ पे हम डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऐसी कोई भी बात नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कोइल एट वन एंड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज क्लॉकवाइज, देन दिस एंड विल बी। हमें कुछ देखना ही नहीं था, हमें देखना था सिर्फ ये वर्ड। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट कैसा है? क्लॉकवाइज, तो बाय यूजिंग द क्लॉक रूल वी गेट द कौन सा पोल? हमें कौन सा पोल मिलेगा? क्लॉकवाइज में हमें मिलता है साउथ पोल, और यहाँ पे अगर एंटी क्लॉक लिखा होता फिर हमें कौन सा मिलता वहाँ पे? दैट इज नॉर्थ पोल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सोलेनोइड व्हेन व्यूड फ्रॉम पर्टिकुलर एंड इज क्लॉकवाइज। अब भी ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की वो कैसी है? क्लॉकवाइज है। तो बताओ वहाँ पे उस एंड पे, उस सोलेनोइड के उस एंड पे कौन सा पोल एक्ट करेगा? मतलब इससे हमारे पास कौन सा पोल आएगा? तो यहाँ पे भी हम सेम आंसर देंगे, दैट इज साउथ पोल। कौन सा पोल बनेगा? साउथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक धारावाही परिनालिका के अंदर एक नरम लोहे की छड़ रखी गई है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड। क्या कर दिया हमने? एक सॉफ्ट आयरन बार को इंसर्ट कर दिया, कहाँ पे? करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्या करेगा? सेम रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, या फिर जीरो हो जाएगा? क्या रहेगा? क्या हो जाएगा वहाँ पे? बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्वेश्चन 2-3 रिपीट हो चुके हैं। ओके जी। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये किसके ऊपर वर्क करता है? फर्स्ट है ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं EMI, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस, या ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल।
मैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल ऐसा कोई प्रिंसिपल होता ही नहीं है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेट से मैग्नेट बनाते हैं तो वहाँ पे उसको सिंपल इंडक्शन बोलते हैं, इंड्यूस्ड प्रॉपर्टी बोला। ठीक है, तो याद रखना अपना जो जनरेटर है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, दैट इज ऑन द EMI, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है। इन द राइट हैंड थंब रूल, द थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, राइट हैंड थंब रूल ये होता है हमारा राइट हैंड, सॉरी ये होता है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन देता है, ये मोशन ऑफ कंडक्टर की देगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड की देगा, इंड्यूस्ड करंट की देगा या फिर फ्लोइंग करंट की देगा। देखो जो राइट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल एक होता है राइट हैंड थंब रूल और एक है सिंपल राइट हैंड रूल, ये वही है जिसकी हमने बात की थी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसी को लिखा हुआ है। राइट हैंड रूल। अब यहाँ पे इजीली बता सकते हो कि हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अंदर जो थंब है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, थंब रिप्रेजेंट करता है, अगर लेफ्ट की बात करते हैं तो थंब रिप्रेजेंट करता है किसको, फोर्स को, और अगर हम राइट की बात करते हैं तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगी उसी डायरेक्शन में जो है कंडक्टर का क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि मोशन ऑफ कंडक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द थंब, ओके, थंब ऑफ द राइट हैंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, the strength of magnetic field between the pole of an electromagnet would be unchanged. The strength of magnetic field between the pole of an electromagnet would be unchanged. कब unchanged रहेंगे, direction of the current in the electromagnetic winding were reversed, या फिर material of the core of the electromagnetic will changes, current in the electromagnetic winding will double, या फिर distance between the pole of the electromagnetic will double। देखो यहाँ पे इन तीनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो बदल जाएगी। ये कह रहा है कि कब वो अनचेंज रहेगी। देखो इसमें है क्या, बेसिकली ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखा है जिसको हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे मैग्नेट। ठीक है, क्या बनाना चाहते हैं, उसको मैग्नेट बनाना चाहते हैं। अगर यहाँ से करंट को मैं वेरी करवा दूँ, करंट को ज़्यादा कर दूँ तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बनेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, यानी कि इसकी मैग्नेटिक जो इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा टोटल वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, अनचेंज नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएंगे, ओनली फर्स्ट ऑप्शन। अगर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देंगे यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स को पोलैरिटी में अगर चेंज कर दूँ वहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट एट व्हाट एंगल। किसके ऊपर बतानी है, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। हमें बताया कि फोर्स कितनी लगती है, IBL sin थीटा, ये सो सारे कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट ही रहेंगे। हमारे पास फर्क पड़ेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। अब बताओ मेरे को जो साइन थीटा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। हमसे मैक्सिमम भी पूछा है ना, फोर्स एक्सपीरियंस कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट, हाँ जी मैक्सिमम पूछा है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 और साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है कितने पे होती है, दैट इज एट 90 डिग्री। कितने पे होगी, 90 डिग्री। तो ये मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्लियर। Question number 109. By increasing the number of turns in the coil, the strength of the magnetic field. Number of turns अगर कोयल के बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये बात हम रट चुके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर विल बी नो फोर्स बिटवीन टू वायर कैरिंग करंट इफ करंट आर। ये कह रहा है कि हमारे पास दो वायर हैं जिनमें से करंट जा रहा है। अब आप लोगों ने जैसे कि +2 में अपने पास आता है कि दो करंट कैरिंग वायर हैं, इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगती है। वो फोर्स कैसी लगती है, अगर ये जा रहा है सेम डायरेक्शन में, यानी कि करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे फोर्स जो है वो कैसी होगी, अट्रैक्टिव नेचर की। कैसी होगी, अट्रैक्टिव नेचर की, यानी कि एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे। और अगर जा रहा है अपने पास जो करंट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में, यहाँ पे जो फोर्स आएगी वो कैसी आएगी, रिपल्सिव। कैसी आएगी फोर्स यहाँ पे, रिपल्सिव। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उन दोनों को मैं क्या कर दूं, 90 डिग्री के एंगल पे रख दूं। एक यहाँ पे इस तरीके से कंडक्टर, एक इस तरीके, इनमें भी फोर्स जो है नॉट इक्वल टू 0 आएगी। यानी कि करंट कैरिंग वायर को अगर हम पास पास रखेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि उनके अंदर फोर्स ना लगे। तो ये कह रहा है कि देयर विल बी नो फोर्स बिटवीन टू वायर कैरिंग करंट। क्या ऐसा हो सकता है, जब वो पैरेलल रखे हो तो हमने डायरेक्ट देख लिया, या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, दैट इज फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे तब भी ये नहीं होगा, इट नेवर हैपन या नथिंग कैन बी सेड, ये हम कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि दो करंट कैरिंग वायर है जिनको मैंने पास पास रखा किसी भी एंगल पे, तो उनके बीच में फोर्स हमेशा लगेगी। ठीक है ना। चलिए, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज 0।
फोर्स 0 व्हेन द एंगल इज, अब देखो करंट कैरिंग वायर तो IBL साइन थीटा, और अगर यहाँ पे चार्ज के बारे में बात करता है तो वो भी फॉर्मूला ध्यान रखोगे, दैट इज QVB साइन थीटा। ठीक है, ये चार्ज के केस में होती है, और ये किसके केस में है, करंट कैरिंग वायर के केस में। फोर्स कह रहा है 0 के बराबर होनी चाहिए, ये ऐसा कब होगा, देखो अब ना तो वहां पे करंट 0 हो सकता है क्योंकि करंट ही 0 कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे 0 नहीं हो सकता, और जो लेंथ है कंडक्टर की वो भी होगी कुछ ना कुछ, वो भी 0 नहीं हो सकती, तो बचेगा 0 कौन यहाँ पे, साइन थीटा, साइन थीटा विल 0। अब साइन थीटा 0 कितने पे होता है, या तो 0 डिग्री पे होता है या फिर 180 डिग्री पे होता है। ठीक है, यहाँ पे मैच कर लेंगे, 0 इसमें गिवन है नहीं तो 180 के साथ जाएंगे, साइन 180 कितना होता है, 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा अपने पास, 180 होगा या फिर 0 डिग्री होगा, तो अपने पास फोर्स उस कंडक्टर के ऊपर नहीं लगेगी। क्लियर है ना, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है किस में यूज की जाती है, डायनामो के अंदर यूज की जाती है, इलेक्ट्रिक बेल में यूज की जाती है, टेलीफोन्स में, सभी जगह पे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे यूज की जाती है। ओके, चलिए जी। एक्सेप्ट आयरन अनदर मेटल विच अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, कौन सी मेटल है जो, देखो अब हम कहते हैं कि मेटल जितनी भी है लगभग सारी जो है कंडक्टर्स है। ठीक है, क्या सभी के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, नहीं, सभी के पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ मैग्नेट जो है वो कैसी है, डायमैग्नेटिक है, यानी कि उनका जो लास्ट वाला सेल है वो पूरा का पूरा क्या है, फील्ड है। ठीक है, इस वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करती, होता है उनके अंदर मैग्नेटिज्म बट उसको इंड्यूस करवाना पड़ता है। ठीक है ना, गोल्ड नहीं करेगा, सिल्वर भी नहीं करेगा, मरकरी भी नहीं करेगा, तो आयरन के अलावा कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में से, निकिल, जो कि अपने को क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। चलिए जी। कॉपर वायर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, कॉपर वायर जो है वो किस उसमें यूज नहीं कर सकती, लाइव वायर में, न्यूट्रल वायर में, अर्थ वायर में या फिर फ्यूज वायर में। देखो फ्यूज वायर का अलग ही फंडा है इसमें। ठीक है ना, फ्यूज वायर हम किसका बनाते हैं, एक ऐसा ही एलोय का बनाया जाता है, मतलब एक हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है जिनका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। ठीक है ना, बहुत कम होता है जिनका रेजिस्टेंस, ऐसा हम बनाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम फ्यूज वायर वो करते हैं, बनाते हैं। बाकी आप लोगों को पता होगा कि ये जो वायर्स हैं ये किसकी बनी होती है, हमारी मोस्टली कॉपर की बनी। ठीक है ना, बेस्ट कंडक्टर अगर पूछे तो वो कौन सा होता है, सिल्वर। ठीक है ना, ओके। A current carrying conductor is placed in a magnetic field perpendicularly, then the direction of force on the conductor would be, कैसी लगेगी डायरेक्शन उसके ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर था, प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली, यानी कि इस तरीके से था मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पे करंट कैरिंग वायर रख दिया, देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द कंडक्टर कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, या फिर पैरेलल होगी, या फिर एट सम एंगल होगी, या परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर एंड द फील्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड कौन सा लगाएंगे, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, ये दिखाता है अपने पास करंट, और ये दिखाता है फोर्स को, फोर्स कहाँ जा रही है, इनवर्ड। अब ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर होगी, पैरेलल होगी, या फिर एट एन एंगल होगी, या परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर एंड द फील्ड, फील्ड और जो कंडक्टर है इन दोनों के कैसी होगी, परपेंडिकुलर, कैसी होगी इन दोनों के, परपेंडिकुलर, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग सोलेनोइड वायर, कौन सा दिखाता है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ओके, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसके अराउंड जो फील्ड लाइंस आएंगी वो कैसी आएंगी, फील्ड लाइन कंसिस्टिंग स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन नहीं होती अगर अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एक स्ट्रेट कंडक्टर की जिसमें से करंट आई जा रहा है। फील्ड लाइन कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, नहीं। कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, क्या होंगे यहाँ पे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे इस तरीके से, और जैसे जैसे हम इस वायर से दूर जाते जाएंगे जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो याद रखना ये कैसी होती हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। ठीक है, ये ऑप्शन भी यहाँ पे, ये रेडियल लाइंस बोल रहे हैं, रेडियल लाइंस भी नहीं होंगे यहाँ। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्निको इज एन एलोय, एल्निको एक एलोय है जो किसकी बनी होती है। अगर हम यहाँ पे एल्निको की कंपोजिशन की बात करें तो ये मेन कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर ये वाले, लेकिन ये कंपाउंड से बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, कंपाउंड से। उस कंपाउंड के अंदर यहाँ पे निकिल भी मिलता है, क्या मिलता है, निकिल। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ ये मेटल इस एलोय के बारे में पूछ रहे हैं, एलोय एलोय कौन सी यहाँ पे, एल्निको, तो एल्निको के अंदर क्या क्या होते हैं, ये तीन मेटल, कौन कौन सा, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एंड फेरियम। क्लियर, द बैक face of a circular wire of loop is found to be north magnetic pole, the direction of the current, ये कह रहा है कि डायरेक्शन कैसी है, उसके ऊपर बन रहा है नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल के लिए इस तरीके से होता है,
नॉर्थ पोल है तो डायरेक्शन कैसी है, इस तरीके से, यानी कि कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, अकॉर्डिंग टू क्लॉक रूल कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे हम बता देंगे डायरेक्ट मैग्नेटिक पोल नॉर्थ दिखा रहा है तो कैसी होगी डायरेक्शन उसकी, वामावृत, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 190, द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। याद करो अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो आज आते ही किया था, क्या था, मैग्नेट के ऊपर नहीं लगाएगा, एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर नहीं लगाएगा। अगर चार्ज स्टेशनरी है तो उसके पास ओनली ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की कोई भी फोर्स नहीं लगती। मैग्नेट के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और जो चार्जेस हैं वो चार्ज के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन अगर चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता तो वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, दैट्स वाई उसके ऊपर क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। ठीक है, तो स्टेशनरी चार्ज के ऊपर कभी भी फोर्स नहीं लगेगी। ओके जी, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग is associated with the Fleming left hand rule, not associated। Fleming left hand rule में क्या होता है अपने पास, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। फर्स्ट ही रेजिस्टेंस, यही आ जाएगा आंसर। नॉट रिलेटेड पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, फोर्स भी है और करंट भी है। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे लिंक नहीं है किसके साथ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, इलेक्ट्रिक मोटर हम क्या देते हैं मोटर को, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड जो मोटर है वो क्या करती है, फिर कुछ ना कुछ काम करती है, दैट इज अपने को मिलती है वहां पे मैकेनिकल एनर्जी। कैसे एनर्जी मिलती है अपने को वहां से, मैकेनिकल एनर्जी, दैट्स वाई मोटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट कर देगी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कोइल चेंज्ड वंस इन ईच। अगर इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं तो एक जो है अपने पास क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट कितना टाइम बाद जो है वो चेंज हो जाती है। हमें पता है हाफ रोटेशन के बाद उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो हम बताएंगे आफ्टर ईच हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल चेंज्ड। ठीक है ना, इसी में भी इसी तरीके से। द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड caused by the current carrying conductor which are, ओके यहाँ पे डायरेक्शन मिसिंग है अपना। ठीक है, मतलब जो डायग्राम यहाँ पे नीचे दिखना चाहिए था वो कुछ इस तरीके से है कि ये है। ठीक है, ये जो लाइंस हैं अब ये कैसी हैं, रेडियल, आउटवर्ड रेडियल हम बोलेंगे इसको, स्ट्रेट भी नहीं है ये, सर्कुलर भी नहीं है, कुछ रेडियल टाइप है। तो ये किसके द्वारा बनाई जाती हैं, ये हम बताएंगे कि एक स्ट्रेट कंडक्टर कैसी बनाता है, सर्कुलर सर्कल्स बनाता है, यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसे बनाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है ना, और एक शॉर्ट स्ट्रेट कंडक्टर कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनाएगा, वो चाहे लॉन्ग हो चाहे वो शॉर्ट हो। ये सोलेनोइड के अराउंड कुछ भी मैग्नेटिक लाइंस और फोर्सेज नहीं होती। जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कैसी होगी, फील्ड लाइन नहीं होगी ना, उसके अंदर होंगी सिर्फ, और वो कैसी होंगी, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कंडक्टर। बच गया कौन यहाँ से, सर्कुलर कोइल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक सर्कुलर कोइल की, करंट कैरिंग कोइल है इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ इस तरीके से मिले, बीच में से देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट, फिर इस तरीके से रोटेट हो। ठीक है, यहाँ पे फिर इस तरीके से होगी, ऐसी मिलेगी। ठीक है ना, तो इसने ये पोर्शन हमें यहाँ पे दिखा रखा है, तो ये किसकी लाइंस होंगी, एक सर्कुलर कोइल की। ठीक है, चलिए ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसके नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना पढ़ते रहे। अभी आपका एग्जाम भी आने वाला है तो रिवीजन जरा थोड़ा मतलब ध्यान से करिएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करके। क्लियर, ओके, थैंक यू।